हेलो बच्चा, सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से आप लोग की चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार आपके बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम्स में पूछे जाने हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम्स में। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बाकी सेम क्वेश्चन है जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी अवेलेबल है। तो इन पीडीएफ्स को जो बच्चे परचेस करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे डायरेक्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8864842547। इस नंबर पर मैसेज करके आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम ये तीन चीज़ हमको बतानी है। इतना बताते हैं हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देते हैं, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाती है। तो देर न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं ये जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग इन क्वेश्चंस को या इन पीडीएफ्स को बाय कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि आपका हर साल रिपीट होता ही होता है, शॉक थेरेपी क्या है? क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतरीन तरीका था? या फिर है शॉक थेरेपी क्या थी, इसके परिणामों का उल्लेख कीजिए। ये शॉक थेरेपी क्या है, इसके क्या परिणाम हुए, या फिर शॉक थेरेपी क्या है? तो सिंपल सा इसका आंसर याद रखना है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉर्ट में अगर एक नंबर में आता है सिंपल आपने बोलना है कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, या पहले खुद ही उसको नुकसान पहुंचाना और फिर खुद ही उसका उपचार कर देना। इसी को हम क्या बोलते हैं, शॉक थेरेपी बोल देते हैं बहुत शॉर्ट में। बाकी अगर डिटेल में जाते हैं तो साम्यवाद के पतन के पश्चात पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक विशिष्ट मॉडल बनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा जाता है। बाकी जो है पूरा डिटेल में आप लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पे जो है शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों इस वीडियो में कवर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत प्रणाली क्या थी? क्या है यह एक आदर्श व्यवस्था थी या असफल? समझाइए क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कितनी बार घुमा फिरा करके पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों ये। तो इसको जो है आप लोग यहाँ पे शॉर्ट में याद कर सकते हैं। समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी यूएसएसआर रूस में हुई सन 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समता मूलक समाज की आवश्यकता से प्रेरित थी। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से लड़ने का सबसे बड़ा प्रयास था। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए कोई स्थान न था। इस दृष्टि से यह एक असफल प्रणाली थी। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखिए, या फिर सोवियत संघ के विघटन के कारणों का वर्णन कीजिए। तो पहला है, मिखाइल गोर्बाचोव की खुलेपन की अवधारणा ने सोवियत संघ के गणराज्य को स्वतंत्र होने की प्रेरणा दी। दूसरा है, साम्यवादी दल की शक्ति का निरंतर पतन होता गया। तीसरा है, गोर्बाचोव ने सोवियत संघ की सैन्य शक्ति को कम करना प्रारंभ कर दिया था। चौथा पॉइंट आप यहाँ पे याद कर सकते हैं कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बदहाल थी। पांचवा है, सोवियत संघ ने बाल्टिक गणराज्यों का रूस के अंतर्गत विलय उनकी इच्छा के विरुद्ध किया था। सिक्स्थ है, सोवियत संघ में खाद्यान्नों का संकट उत्पन्न हो गया था। सातवां है, अफगान संकट भी सोवियत संघ के पतन का कारण बना। नेक्स्ट है, सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम, यानी विघटन यानी टूटने का, यानी यूएसएसआर का टूटने के क्या परिणाम हुए वो आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में बताना है। चलते हैं आपको लेकर के नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो आपके सामने है बच्चों। सिलेक्टेड जो आपने ऐसे 9 से 10 पॉइंट्स याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है, चीन के नेतृत्व ने 1970 के दशक में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए, वे निर्णय क्या थे? तो क्या क्या निर्णय लिए? तो चीनी नेतृत्व में 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को समाप्त किया। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। 1978 में तत्कालीन नेता देंग शियाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुलेपन द्वार की नीति की घोषणा की। अब नीति यह हो गई कि विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका अपनाया। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। नेक्स्ट, और बच्चों ये आपका जो है 101% आपके एग्जाम में आना ही आना है। आसियान से क्या आशय है, इसकी कार्यप्रणाली क्या है? या फिर आसियान के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो बहुत शॉर्ट में समझेंगे इसको कि सामान्यतः दक्षिण पूर्व एशिया के सभी राष्ट्र असुरक्षित अवस्था में थे, अतः इनकी सुरक्षा कैसे की जाए यह प्रश्न सभी महाशक्तियों के समक्ष था। ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने सुझाव दिया कि इस क्षेत्र की सुरक्षा करना सभी बड़े देशों का परम कर्तव्य है। सबको मिलजुल कर इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की सुरक्षा करनी चाहिए।
क्योंकि चीन जैसी शक्ति इस क्षेत्र को हड़पने के विषय में दिन रात सोचती रहती है। अतः सर्वाधिक सुरक्षित और विश्वसनीय उपाय यही है कि एशियाई देशों को अपनी शक्ति में वृद्धि करनी चाहिए तथा एशियाई देशों को एक संगठन बनाना चाहिए। इस प्रकार 1967 ईस्वी में इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड तथा फिलीपींस के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया राज्य संगठन का गठन किया गया। बाद में जो है 1984 में ब्रुनेई, 1995 में वियतनाम, 1997 में लाओस और म्यांमार भी इसके सदस्य बन गए और 1999 में कंबोडिया को पूर्ण सदस्यता देने के लिए पहल की गई। यहाँ पर जो आप लोग और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे चलेंगे। इसके जो कार्य हैं वो कार्य आप लोगों ने यहाँ पर देखने हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के मध्य एक साझा बाजार की स्थापना करना तथा सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग करना की वृद्धि करना। दूसरा है दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में शांति तथा सौहार्द का वातावरण पैदा करना। तीसरा है 15 वर्षों के अंदर दक्षिण पूर्व एशिया में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेपाल में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। क्या प्रजातंत्र की ओर संक्रमण पूर्ण हो गया? तो यही क्वेश्चन को घुमा करके आपसे पूछ लेगा। नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रारंभ में नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था। इस दौर में भी राजनीतिक दल और आम जनता स्वतंत्र और उत्तरदायी शासन की आवाज उठाती रही। लोकतांत्रिक आंदोलनों के फलस्वरूप सन 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग को राजा को स्वीकार करना पड़ा। यह सफल नहीं रहा। अप्रैल 2006 में सारे नेपाल में लोकतांत्रिक समर्थकों ने भीषण आंदोलन किया। परिणाम स्वरूप राजा ने संसद को बहाल कर दिया। और थोड़ा सा इसमें आप लोग डिटेल बना करके लिख देंगे। अगला प्रश्न है, वे मुख्य कारण क्या है जिन्होंने पाकिस्तान में स्थिर प्रजातंत्र के निर्माण को विफल करने में योगदान दिया? तो पाकिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप, कट्टरतावाद, आतंकवाद, धर्मगुरु एवं भूस्वामी अभियानों के सामाजिक प्रभावों ने लोकतंत्र के मार्ग में कठिनाइयां उत्पन्न की हैं। पाकिस्तान में विशेषकर सैनिक तानाशाही ने लोकतंत्र के मार्ग में सर्वाधिक बाधा उत्पन्न की है। पाकिस्तान और भारत के कड़वाहट भरे शब्दों की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने सदैव अपने देश में प्रभुत्व बनाए रखा और किसी भी निर्वाचित सरकार को ठीक ढंग से कार्य नहीं करने दिया। यद्यपि वर्तमान में पाकिस्तान में एक चुनी हुई लोकतंत्रात्मक सरकार काम कर रही है, किंतु इसकी स्थिरता पर सदैव शंका बनी रहती है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र के विकास का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आपको मेनली जो है दो भाषाओं के बारे में पता होना चाहिए। जो दो जातियाँ थी, सिंगली और तमिल, इन्हीं के बीच में जो है वाद विवाद चलता रहा। इसी को लेकर के पूरा आपने डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में सार्क की भूमिका और सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये जो है बच्चों आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसको जो है बच्चों बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। शार्क की भूमिका, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में निवास करने वाली जनता के कल्याण तथा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करना। दक्षिण एशियाई राष्ट्रों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करना। और एक दो पॉइंट याद कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट रहेगा बच्चों आपका क्वेश्चन जो है आज का, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते का विस्तृत वर्णन कीजिए। 2011-19 में बच्चों पूछा गया, बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला ये। तो इतने फिलहाल इस वीडियो में क्वेश्चन। बाकी के जो क्वेश्चन हैं, जो बच्चे बाकी क्वेश्चन एक्सेस करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट, तो आप लोग जो है इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मिल जाते हैं। कॉन्टैक्ट करना है आपने हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करके आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, इतनी चीज़ हमको बतानी है। इतना बताते हैं हम आपको एक QR कोड सेंड कर देते हैं। उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं, ये तीनों PDF जो हैं जिसमें आपके वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो बाकी आपसे बच्चों को ऑल द बेस्ट। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।